आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बिना प्रमाण के किसी भी बात को न तो स्वीकार किया जा सकता है न ही स्वीकार किया जाना चाहिए। कोई भी बात जब की जाती है तो उसके लिए एविडेंस होना चाहिए। जैसे विज्ञानवाद या आदर्शवाद जो है वो ये दर्शन शास्त्र की एक शाखा है, जिसमें ये माना जाता है कि जो चेतना है वही जो है वास्तविक है परम तत्व के रूप में। उसी का हम कह सकते हैं घनीभूत रूप हमको भौतिक पदार्थों में दिखाई पड़ता है। अगर मन की सत्ता ना हो या आत्मा की सत्ता ना हो तो भौतिक पदार्थ को जाना नहीं जा सकता। बर्कले अपने सिद्धांत में कहते हैं कि सत्ता अनुभव मूलक है, प्रमाण तो देना पड़ेगा ना। तो बर्कले बताते हैं कि अगर मन की सत्ता ना हो, चेतना की सत्ता ना हो, प्रत्यक्ष की सत्ता ना हो, क्योंकि अगर हम किसी नदी को देख रहे हैं, किसी पेड़ को देख रहे हैं, तो जो देखने की चेतना है, जिसका हम प्रत्यक्ष जिसको कहते हैं कि हम भाई किसी चीज़ का प्रत्यक्ष कर रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, तो ये जो देखना है वो क्या है? ये चेतना का पक्ष है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर चेतना का प्रवाह चलता है। तो दर्शन तभी हो सकता है, किसी चीज़ को तभी देखा जाता है जब कोई चेतन सत्ता ना हो। तो अगर चेतना ना हो तो किसी भी ज्ञेय चीज़ को जाना नहीं जा सकता, किसी भी भौतिक पदार्थ को जाना नहीं जा सकता। इसीलिए बर्कले कहते हैं कि सत्ता अनुभव मूलक है, यानी उसी की सत्ता मानी जाएगी जो प्रत्यक्ष में आए, जो चेतना का विषय बन सके। क्योंकि अगर चेतना नहीं होगी तो भौतिक पदार्थ का अस्तित्व स्थापित ही नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञाता पहले होना चाहिए तब भौतिक पदार्थ हैं। इस आधार पर तर्क दिया उन्होंने, एक प्रमाण दिया है कि जो सत्ता का स्वरूप है वो चेतन है, यानी विज्ञान रूप है, ठोस रूप चीज़ें नहीं हैं। इसीलिए वो बताते हैं सत्ता अनुभव मूलक है। अगर हम आदर्शवाद यानी इसको आइडियलिज्म कहा जाता है, इसका रूप देखें तो तीन रूपों में मोटे तौर पर यह विचारधारा प्रकट हुई है। एक है सब्जेक्टिव आइडियलिज्म, जिसको हम व्यक्तिवादी आदर्शवाद कहते हैं। दूसरा है ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म, जिसको कि हम वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद कहते हैं। और तीसरा है कांट की विचारधारा ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म, यानी पारलौकिक हम कह सकते हैं कि आदर्शवाद की बात आती है। तीन प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं। बर्कले की जो विचारधारा है वो सब्जेक्टिव आइडियलिज्म में आती है। वो ये बताते हैं कि अनुभव करने वाले की अगर सत्ता ना हो, अनुभव करने वाला ना हो, चेतना की सत्ता अगर ना हो, तो भौतिक पदार्थ को स्थापित नहीं किया जा सकता। भौतिक पदार्थ तभी जाने जाते हैं जब कोई जानने वाला होता है। तो पहले सत्ता चेतन पक्ष की आती है, क्योंकि प्रत्यक्ष के माध्यम से ही वस्तुओं को देख पाते हैं। तो इस आधार पर बताते हैं सत्ता अनुभव मूलक है, क्योंकि अगर अनुभव करने वाला नहीं होगा तो फिर किसी चीज़ का अनुभव कैसे किया जा सकता है। तो इसका अर्थ वो बताते हैं कि सारी चीज़ें अनुभूति के अंदर प्रकट होती हैं। यानी जैसे तालाब के अंदर मछली तैरती रहती है, तो हम मान लें कि जितनी भी मछलियां हैं, यानी संसार के जितने पदार्थ हैं, हम मान लें कि विविध प्रकार की मछलियां तालाब के अंदर तैर रही हैं, तो हम मान लेते हैं कि तालाब जो है पूरा एक चेतना का प्रवाह है। जैसे हम हाथ हिलाते हैं तो चेतना रहती है, तो हम मान लें कि जो जल है, जो पानी है, वो चेतना है। उसके अंदर जो इमेजेस हैं, यानी जो मछलियाँ तैर रही हैं अलग अलग, वो भी चेतन हैं, ठोस रूप नहीं है। तो हमें ये संसार कैसे प्रतीत होगा? ऐसा ही होगा जैसे हम ये दिखाई पड़ रहे हैं। तो तालाब में मछलियों को सारी मछलियाँ कैसे नजर आएंगी? वैसे ही नजर आएंगी जैसे हम संसार में अलग अलग जीव जंतुओं को देखते हैं। अगर तालाब के अंदर वृक्ष होगा तो मछलियों को वृक्ष ऐसे ही दिखाई पड़ेगा, हालांकि वो वृक्ष चेतन रूप है, यानी इमेज के तौर पर है, प्रतिबिंब है वो। तो कहने का मतलब है कि सारी चीज़ जब चेतन है तो किसी ठोस चीज़ की सत्ता होगी नहीं। तो एक उदाहरण के तहत आपके सामने चीज़ रखी गई है कि हम अगर तालाब को चेतन मान लें और मछलियाँ भी चेतन हों, चेतना से ही जुड़ी हों, ठोस किसी चीज़ की सत्ता ना हो, तो जो कुछ भी उस तालाब के अंदर प्रकट होगा मछलियाँ उसको देखेंगी। लेकिन एक प्रश्न होगा कि मछलियों को जो संवेदन मिल रहा है, जो भी चीज़ें वो देख रही हैं, तो उसमें तो कुछ चीज़ें आती हैं जो मछलियों की अपनी कल्पना होगी, जो वो अपना भी तो कहीं ना कहीं चिंतन करेंगी अगर उनका बौद्धिक पक्ष स्वीकार कर लिया जाए, और कुछ चीज़ें उनको बाह्य नजर आएंगी। तो जो चीज़ें बाहर आ रही हैं वो तो उनकी अपनी कल्पना की उपज नहीं है, वो तो उनके अपनी चिंतन का पक्ष नहीं है, तो उसको संवेदन उनको कहाँ से आ रहा है? तो बताया जाता है, बर्कले ये बताते हैं कि जो संसार हमको दिखाई पड़ रहा है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे संवेदन हैं, चेतना के बहुत सारे ऐसे रूप हैं जो परमात्मा के द्वारा आत्मा में डाले जाते हैं, और कुछ ऐसे रूप हैं जो आत्मा खुद बना लेती है। तो इस तरह से ठोस चीज़ को पूरी तरह से वो नकार देते हैं और बताते हैं सत्ता अनुभव मूलक है। तो ये हमने देख लिया। लेकिन अगर हम आइडियलिज्म के प्रस्तावक देखें, उसके
पितामह की बात की जाए, उसके फाउंडर की बात की जाए, संस्थापक की, तो वो प्लेटो माने जाते हैं। हालांकि विचारधारा सुकरात की है और सुकरात के बाद हम कह सकते हैं प्लेटो ने ही उसको वास्तविक रूप दिया था। तो प्लेटो जो है वो बताते हैं, यानी उनका जो सिद्धांत है उसको ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म कहते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि एक इंद्रिय जगत है जो हमको दिखाई पड़ रहा है और एक विज्ञान जगत है जो कि चेतना का जगत है। उसमें सारी चीज़ें पहले से ही फॉर्म के तौर पर, इमेजेस के तौर पर मौजूद हैं। वो एक कह सकते हैं कि चेतना का एक रूप जो है वो इंद्रिय जगत नहीं बल्कि विज्ञान जगत में है, और उसी विज्ञान जगत के हिसाब से इंद्रिय जगत में सारी चीज़ें बनाई गई हैं। तो ये इंद्रिय जगत जो है, जो संसार का जगत है, यह उस जगत की अभिव्यक्ति है। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है संसार में जो उस विज्ञान जगत में ना हो। पहले परमात्मा के द्वारा सारे विज्ञानों की अभिव्यक्ति चेतना के तौर पर कर दी गई। फिर जब संसार बनाया गया तो इस संसार के अंदर उसी हिसाब से सारी चीज़ों को निर्मित कर दिया गया। तो संसार की कोई भी चीज़ जो है वो उस जगत के अंदर है, यानी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो उस जगत में ना हो। तो कह सकते हैं कि जो इंद्रिय जगत है ये वास्तविक नहीं है, ये ठोस रूप में नहीं है, बल्कि उस विज्ञान जगत की अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति का मतलब ये है कि पूरी तरीके से पूर्णता इस संसार में नहीं दिखाई पड़ती है। चेतन रूप तो हमको ये नज़र आते हैं, हमें भौतिकता दिखती है, लेकिन वो है नहीं। अगर हम गहराई से विचार करेंगे, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से तो हमें ठोसपन का एहसास होता है, पर्वत हम सामने देखते हैं, लेकिन वो चेतन रूप है, वो विज्ञान जगत की ही अभिव्यक्ति है। तो जो इंद्रिय जगत हमको दिखाई दे रहा है वो विज्ञान जगत का ही एक रूप है, इसलिए भौतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं है, प्लेटो ने बताया है। तो ये हमने देख लिया कि सारी चीज़ों का एक आदर्श रूप उस विज्ञान जगत में मौजूद है, और विज्ञान जगत जो है उस परम तत्व की, यानी परम शिव की, जिसको कि उन्होंने सच्चित आनंद स्वरूप बताया है, उसी की अभिव्यक्ति है। और फिर उसी के आधार पर हम कह सकते हैं वहाँ एक ढांचा रखा हुआ है हर चीज़ का, और फिर उसी ढांचे के आधार पर जो ये पूरे संसार में चीज़ों को बनाया गया। तो ज्ञान का जो मूल स्रोत है वो विज्ञान जगत की वस्तुएं ही, क्योंकि ज्ञान में जो वास्तविकता, प्रामाणिकता आती है वो इस इंद्रिय जगत से कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि इंद्रिय जगत में चीज़ें बदल जाती हैं, परिवर्तनशील हैं। विज्ञान जगत में जो चीज़ें हैं वो परिवर्तित नहीं होती हैं, हमेशा एक जैसी ही रहती हैं। तो ये हमने देख लिया। अब कांट की विचारधारा आते हैं, जो कि ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म की बात करते हैं, पारलौकिक आदर्शवाद की बात करते हैं। वो बताते हैं कि ये जो संसार हमको दिखाई पड़ रहा है, ये संसार जो है वो कहीं ना कहीं बुद्धि विकल्पों की वजह से हमें ये दिखाई पड़ रहा है। यानी अगर बुद्धि विकल्प ना हो, बुद्धि की सत्ता ना हो, तो ये संसार हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। इस संसार को रूप देने का काम बुद्धि करती है। बुद्धि विकल्पों के माध्यम से ही हमें चीज़ें नज़र आती हैं, क्योंकि जो वृक्ष हम देखते हैं उसका मन पर जो प्रतिबिंब पड़ता है, जैसा रूप पड़ता है, तो बुद्धि उसको ठीक करके हमें एक वृक्ष के तौर पर उसको सही रूप में दिखाती है। तो जो ये संसार हमको दिखाई पड़ रहा है ये बुद्धि के द्वारा बनाया गया है, बुद्धि ने उसको रूप दिया है, आकार दिया है। अब इस संसार की जो वास्तविकता है, क्योंकि जो भी संवेदन आएंगे बुद्धि तक पहुंचेंगे, तो उस संवेदन का वास्तविक स्वरूप क्या है ये हम नहीं जान सकते, क्योंकि जब वो संवेदन बुद्धि के पास आते हैं तो बुद्धि उसको बदल देती है। जब उसको बदल देती है, उसको एडजस्ट कर देती है, उसको एक नया रूप दे देती है, तो हम तो उस नए रूप को ही जानते हैं। तो उसका जो वास्तविक है, रॉ मटेरियल कह सकते हैं, उसका वास्तविक स्वरूप क्या था ये हम कभी नहीं जान सकते। और वो इंद्रिय जगत से परे की बात है। वो जो आते हैं संवेदन, वो इस इंद्रिय जगत की देन नहीं है, क्योंकि इंद्रिय जगत जो है वो बुद्धि के द्वारा निर्मित है। बुद्धि ही उसको आकार देती है हमें जो संसार दिखाई पड़ रहा है। इसलिए जो संवेदन बुद्धि तक पहुंच रहे हैं उनका वास्तविक स्वरूप क्या है ये हम कभी नहीं जान सकते, क्योंकि वो इंद्रिय अतीत है। यानी वो जो संवेदन आ रहे हैं वो इंद्रिय की सीमा से परे हैं। कोई एक ऐसा संसार है जहां से वो संवेदन आते हैं, बुद्धि उनको रिसीव करती है और फिर उनको रूप दे देती है। जैसे हम एक पेंटिंग के तहत किसी पिक्चर को बना देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक कल्पना होती है, उसी हिसाब से बनाते हैं। तो बुद्धि भी रॉ मटेरियल को लेकर के, संवेदनों को ग्रहण करके उसको एक आकार अपने तरफ से रूप दे देती है। तो ऐसे में हम ये नहीं बता सकते कि जो संवेदन आया उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, क्योंकि हमारा परिचय तो निर्मित स्वरूप से है, जिसे बुद्धि ने बना दिया है और इस संसार के विविध पदार्थों के रूप में उसको प्रकट कर दिया है। तो यह है कांट की विचारधारा, जो कहीं ना कहीं मानते हैं कि जो संवेदन आ रहे हैं वही ज्ञान के वास्तविक स्रोत हैं, क्योंकि अगर वो ना हो तो बुद्धि विकल्पों के माध्यम से उनको रूप दे करके
किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान प्रकट नहीं कर सकता, हम किसी भी चीज़ का परिचय प्राप्त नहीं कर सकते। तो कह सकते हैं कि बुद्धि इस संसार का निर्माण करती है, लेकिन इस संसार के निर्माण करने के लिए उसको रॉ मटेरियल के तौर पर, संवेदनों के तौर पर तो कुछ ना कुछ प्राप्त करना होगा, जो कि इंद्रियातीत यानी पारलौकिक जगत से वो आते हैं। उनका क्या स्वरूप है हम उसको नहीं जान सकते। ये है कांट की विचारधारा। भौतिकवादी जो हैं, जो मटेरियलिस्टिक विचारक हैं, वो बताते हैं कि भौतिक पदार्थों के अंदर ही वो क्षमता होती है, परमाणुओं के अंदर ही ऐसा कह सकते हैं कि नियम होता है, एक ऐसी शक्ति होती है कि हमें आध्यात्मिकता का एहसास होने लगता है। सारी चीज़ें भौतिक ही होती हैं। भौतिक पदार्थ खुद नियमों के माध्यम से, जैसे कि प्राकृतिक नियम कहा जाता है, उसके तहत ही पूरा संसार चल रहा है। यानी कह सकते हैं कि एक ब्रह्मांड पूरा मशीन है, जिसमें मशीन जो है वो पूरे अपने द्वारा खुद बनाए गए नियमों के हिसाब से ही संचालित हो रही है। कोई ऐसी सत्ता नहीं है जो कॉन्शियसनेस से निर्मित होती हो, यानी चेतना से गाइडेड होती हो, उससे निर्देशित हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ये संसार चेतना से नहीं बना है, बल्कि भौतिक तत्वों से ही बना है। प्रकृति के अंदर खुद समय के साथ विकास हुआ है, उसके नियम निर्मित हुए हैं और उन्हीं नियमों के आधार पर यह पूरा संसार चल रहा है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे विचारक हैं जो न तो ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं, न आत्मा को मानते हैं। बहुत सारे ऐसे विचारक हैं, भारत के अंदर ही चारवाक दार्शनिक हैं जो नहीं मानते हैं। तो कहने का अर्थ है कि पूरे संसार के अंदर बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जो ये मानते हैं कि ये जो संसार हमको दिखाई पड़ रहा है, ये ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहा है, इसका समय के साथ विकास हुआ है। लाखों करोड़ों सालों के बाद विकसित चीज़ें होती चली गई हैं। एक कहीं ना कहीं प्राकृतिक नियम निर्मित हुए हैं, उसी के तहत जो है ये सारी चीज़ें निर्मित हो रही हैं। विकास की प्रक्रिया चल रही है। परमाणुओं के अंदर ही हम कह सकते हैं, भौतिक पदार्थों के अंदर ही ऐसे नियम होते हैं, ऐसी शक्ति होती है कि हमें कहीं ना कहीं लगता है कि चीज़ें चेतन हैं, लेकिन चेतना जो है बल्कि उनके अंतर्निहित जो ऊर्जा होती है भौतिक पदार्थों में, वही ऊर्जा जो है वो चीज़ों को रूपांतरित करती रहती है। हम कह सकते हैं कि ऊर्जा के संरक्षण का जो नियम दिखाई देता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं की जा सकती, तो वो भौतिक विचारधारा ही है। इसको मन के आधार पर, आत्मा के आधार पर ले जाना उचित नहीं है। ये भौतिकवादी विचारक अपना मत रखते हैं। तो ये हमने देख लिया आइडियलिज्म में कि माना यह जाता है कि अगर अनुभव करने वाला ना हो, यानी अनुभूति करने वाले की सत्ता ना हो, तो हम किसी चीज़ को जान ही नहीं सकते। पहले चेतना होगी, उसके बाद किसी चीज़ को जानने की बात आएगी। अगर चेतना का पक्ष ना हो तो किसी चीज़ की सत्ता हम स्थापित ही नहीं हो सकती। इसीलिए तो बर्कले कहते हैं कि सत्ता अनुभव मूलक है, इसलिए वो अपना सिद्धांत देते हैं। तो ये एक आइडियलिज्म की विचारधारा है। तो भौतिकवाद में और आदर्शवाद में लंबा संघर्ष चलता रहा है। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।